नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से जुड़ने का ये मेरा पहला मौका है। आज स्ट्रेट टॉक यानी सीधी बात में मैं एक बेहद ज्वलंत मुद्दे के साथ आई हूं। भारत में अग्निपथ स्कीम को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस योजना के पक्ष में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नेता दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का युवा इससे डिसिप्लिन हो जाएगा। सेना की ट्रेनिंग और तकनीकी ज्ञान से युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों के लिए प्राथमिकताएं मिलेंगी। जबकि विपक्ष की दलील है कि नौकरी तो दूर की बात है, 4 साल में रिटायर होने वाला युवा समाज में हताशा का प्रतीक बन जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? तो कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की दलील है कि सभी चीज़ें हो रही हैं, चुनाव कराए जा रहे हैं, बीजेपी हर काम करा रही है, लेकिन सिर्फ सेना की भर्ती में कोरोना की दलील देकर युवाओं को रोजगार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। इधर जब से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, तब से देश के भीतर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। इस बहस के केंद्र में देश का युवा है, जिसके सर पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। परिवार की जिम्मेदारियों की चिंताएं हैं। भारतीय सेना जो युवाओं के लिए रोजगार का एक मुख्य द्वार जैसी है, उस द्वार को अब खिड़की की शक्ल देने की कोशिश की गई है। इस खिड़की से 46,000 अग्निवीर सेना में प्रवेश करेंगे, लेकिन 25% को ही सेना में पूरे समय के लिए रहने का मौका मिलेगा। बाकी 75% को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद बाहर भेज दिया जाएगा। इनके पास ना तो सेना में मिलने वाली सुविधाएं होंगी, ना ही पेंशन। देश में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि हमारा भविष्य 4 साल की नौकरी से कैसे सुधरेगा। इससे सेना में जाने का हमारा जोश फीका पड़ चुका है। आज स्ट्रेट टॉक में चलिए यही समझते हैं कि क्या अग्निपथ स्कीम सेना के लिए युवाओं में निराशा पैदा करेगी? क्या अग्निवीरों को अलग अलग सेक्टर्स में नौकरी पाने में आसानी होगी, जैसा कि स्कीम के पक्ष में दलील देने वालों का तर्क है? क्या ये अग्निवीर नई तरह की लेबर ब्रिगेड का रूप ले लेंगे? क्या अग्निवीर भारत जैसे देश में कम पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज के रूप में देखे जाएंगे? क्या माता पिता अपने बेटे बेटियों को 4 साल की नौकरी के लिए सेना में भेजने पर राजी होंगे? क्या केंद्र सरकार को अग्निपथ से जुड़े सभी सवालों के जवाब पहले ढूंढ लेने चाहिए थे? ये तमाम सवाल भारत के हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। आज स्ट्रेट टॉक के जरिए सीधी बात में समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो विवाद आखिर उस पर बहस क्यों जरूरी है? ये क्या युवाओं के लिए वाकई कारगर साबित होगा? क्या युवा वाकई तकनीकी स्किल से लैस हो जाएंगे और अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे युवाओं के आने से एक फायदा, आर्थिक तरक्की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही स्किल्ड होंगे? ये तभी चीज़ें सामने आएंगी जब हम इस पर खुलकर बहस करेंगे। और बहस के दौरान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रक्षा मामलों के जानकार अनुराग शुक्ला। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। विरोध का अग्निपथ आज का हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा मामलों के जानकार अनुराग शुक्ला जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू। अनुराग जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, देश में युवाओं का एक गुस्सा आग की तरफ दिख रहा है। जगह जगह आगजनी हो रही है, हिंसा काफ़ी भड़क चुकी है।
तमाम अमेंडमेंट्स या कह लें कि सुधार की अनाउंसमेंट की गई है, ऐलान किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने ये साफ किया है कि जो युवा इन हिंसक घटनाओं में शामिल होंगे उन्हें अग्निपथ योजना में भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या 4 साल की नौकरी युवाओं को सेना के लिए आकर्षित कर पाएगी? क्या सेना की तरफ जाने के लिए युवा निराश नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर हम आर्म फोर्सेस की अट्रैक्शन की बात करें तो पिछले 50 साल में आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ी संख्या में यूथ जो है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं और एक उनके लिए एक चार्म होता है, एक लक्ष्य होता है जो अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करके अच्छी मेहनत करके आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू स्कीम, जिसके अंदर इन्होंने 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बात कहा है और जिसके अंदर एक अलग तरह से रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उजागर किए हैं, तो ये एक चैलेंजिंग फेज है लाइफ में, जहां पे हम इंडिविजुअल एस्पिरेंट की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों तरफ से एक चैलेंज है और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें की कोशिश की गई है किसी तरह से पेंशन बर्डन जिसे बोलते हैं उसको कम करने के लिए। लेकिन इसके एवज में हमारे जो वेल सेट प्रोसीजर्स हैं और वेल सेट जो ट्रेडिशंस हैं आर्म फोर्सेस के, उसको जरूर एक धक्का लगेगा और इस चीज को कम होगा एक अट्रैक्शन यूथ के लिए भी कि अगर उनको बोला जाए सिर्फ 4 साल का एंगेजमेंट है और उसके बाद आपका भविष्य थोड़ा लिमिटेड ही है, तो डेफिनेटली यूथ के लिए एक झटका है ये। अनुराग जी, कितना कुछ बदल जाएगा? क्योंकि सेना पहले ही कर चुकी है, रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रोल बैक ये डिसीजन नहीं होगा, ये जो स्कीम है इसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? अब सेना को जब आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा, बेशक हम बजट की बात कर रहे हैं लेकिन सेना को कितना नुकसान पहुंचाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब हम बात नेशनल सिक्योरिटी की करते हैं तो सेना के साथ जवानों का होना एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जी, एक बात आप समझिए कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे 2 एक्टिव फ्रंट्स हैं, एक चाइना का है और एक पाकिस्तान का है। हमारी आर्म फोर्सेस इसके अलावा पिछले 30 से 40 साल के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी में भी इन्वॉल्व है, नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक बहुत ही एक्टिव आर्मी है जो कंटिन्यूअसली एंगेज है लास्ट 40 साल से। इन्होंने पिछले 4 बार वॉर लड़े हैं और आपको विक्ट्री भी लाके दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरह से देखें तो हम देश की सिक्योरिटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक सेटअप है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत बढ़िया जो सिस्टम चल रहा था पिछले 40-50 साल से उसको हम चेंज करना चाहते हैं जस्ट इन द नेम ऑफ सेविंग सम मनी व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड। जी, आप कह रहे जस्ट इन द नेम ऑफ सेविंग मनी। क्या भारत इस स्थिति में है कि वो सिर्फ कुछ पैसे नहीं, मैं कहूँगी कि एक बड़ा अमाउंट बचाने के लिए या रक्षा बजट में कटौती करने के लिए इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट जो है वो अफोर्ड कर सकता है? कई विदेशों का भी जिक्र किया जाता है कि वहाँ पर ये जो है टू आर्मी ये चलता है, लेकिन वो अमीर देश बताए जाते हैं, लेकिन भारत जैसा देश जो कि विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है, क्या यहाँ पे इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है कहीं घातक तो साबित नहीं होगा? नहीं, डेफिनेटली हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हमारी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है और एक प्रगतिशील देश, विकसित देश को थोड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है रिसोर्सेज के ऊपर जब इतनी बड़ी आर्मी को सपोर्ट करना पड़ता है। हमारा बजट का लगभग 40% हिस्सा पेंशन में चला जाता है जैसा हमें बताया जाता है, बट इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि इसके और भी रास्ते हैं जिसको हम फॉलो कर सकते थे। एक स्टडी हुई थी, एक स्कीम डिस्कस की गई थी जिससे पहले, जिसके अंदर की हमारे जो लोग आर्मी के जो जवान होते हैं वो 16 से 17 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं, तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फिर पुलिस में एब्जॉर्ब किया जाए जिससे कि ना केवल वो अगले 20 साल तक और नौकरी कर सकें लेकिन इसके साथ साथ देश का हम एक अलग बजट भी बचा सकेंगे, ना केवल सैलरी के जरिए से बल्कि एक पेंशन को रोकने के जरिए से। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज को कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं है और सिविल डिपार्टमेंट इस बात को नकारते रहे हैं हमेशा से। उन्होंने हमेशा रेसिस्ट किया है कि नहीं, हमें आर्मी के जवान जो वेल ट्रेन्ड सोल्जर हैं उनको नहीं चाहिए। इसके बारे में कई बार डिस्कशन भी हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो लीडरशिप है वो कहती है कि हमारे को डू एंड डाई यानी वेल ट्रेन्ड सोल्जर नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा डिफरेंट कार्डर चाहिए। जिस तरह से वो चल रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी का आपको अंदाजा ऑलरेडी है, तो वो एब्जॉर्ब करना नहीं चाहते हैं।
तो एक देश जो कि 16 या 17 साल पे एक वेल ट्रेंड सोल्जर को डिस्कार्ड करना चाहता है और फिर कहता है कि हम पेंशन अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ जाते हैं, तो ये कहना गलत होगा बिल्कुल। और भी रास्ते हो सकते थे अगर सरकार चाहती तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, और इनको ना केवल एक्सटेंडेड सर्विस देते 20 साल के लिए, बट उसके बाद हम अपनी पेंशन भी बचा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसी चीज के चलते एक बहुत बड़ा काडर, जो अगर हम देखें एक साल में आर्मी के अंदर लगभग 60,000 लोग रिटायर होते हैं पर ईयर जवान हमारे, तो ये एक बहुत बड़ा काडर है जिसको हम यूज कर सकते थे, जो कि हम यंग एज में उसको ट्रेन करके छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस बहुत बड़े संख्या में ये जो काडर था उसको हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब जिस बात के लिए पहले नहीं मानती थी ये जो स्टेट एजेंसीज हैं, लेकिन अब ये आगे आ रही हैं कि हम अग्निवीर जो होंगे उन्हें स्टेट की पुलिस में रिक्रूट करेंगे, प्रेफरेंसेस देंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि अमित शाह ने भी कहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में रिजर्वेशन मिलेगा, साथ ही साथ CAPF में भी रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये अमेंडमेंट करने के लिए क्यों राजी हुए हैं? क्या आप मानेंगे कि ये जो युवाओं का गुस्सा है उसके आगे इन्होंने घुटने टेकने की ये कोशिश है? बिल्कुल, मिनिस्ट्रीज बहुत बहुत आगे आ रही हैं और इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि ऑलरेडी इस तरह की रिजर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% का रिजर्वेशन है और अराउंड 172 PSUs हैं जिसके अंदर 10% का रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों में। लेकिन अभी तक का जो पास रिकॉर्ड है, पिछले 50 साल का पास रिकॉर्ड, या मैं आज की डेट में अगर बात करूं तो 10,84,000 ग्रुप C के एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के, जिसके अंदर 34 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जिसमें सिर्फ 13,000 एक्स सर्विसमैन को जगह मिली है। अगर हम उसका परसेंटेज देखें तो ये 1.5% बनता है, 10% तो बहुत दूर का फिगर है। और इसी तरह अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो 3,25,000 जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उसमें सिर्फ 8,642 एक्स सर्विसमैन है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इट इज 0.03% टोटल ग्रुप डी के एम्प्लॉइज का परसेंटेज है। तो जब हम बात करते हैं कि हम आपको 10% का रिजर्वेशन देंगे और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो इस तरह कहीं से जस्टिफाई करता नहीं है। जी, तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके जरिए हमें सामने दिख रहा है कि अब्जॉर्व कैसे होंगे। 10% के रिजर्वेशन की जो बात हो रही है ये भी सवालों के घेरे में। तो ये कहें कि फौरी तौर पर एक राहत देने की कोशिश सिर्फ अनाउंसमेंट है, जबकि जब फ्लोर पर ये चीज़ एक्शन के लिए आएगी तो ये पूरा नहीं किया जा सकेगा, और फिर किस तरह की हताशा या निराशा जो है युवाओं के सामने पैदा हो जाएगी। युवाओं के रोजगार से मेरा सवाल है आपका कि माता पिता जो कई परिवार ऐसे हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर देखा जाता है कि परिवार का परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वहां पर अपने बेटों को बेटियों को जो है आर्मी में भेजने का एक पैशन परिवारों में नजर आता है। इन परिवारों के लिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये अग्निपथ योजना? जैसा कि हम कहते हैं कि मिलिट्री सर्विस नहीं है, मिलिट्री एक वे ऑफ लाइफ है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हमारे देश में जिसकी 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन तक आर्मी के अंदर नौकरी कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। तो अगर हम नौकरी वर्ड यूज ना करके अगर एक वे ऑफ लाइफ की डिस्कस करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, जहां पे हमारा जो एक परिवार है वो एनकरेज करता है अपने बच्चों को कि जाइए आप फौज में और देश की सेवा करिए, अपना देश का नाम रोशन करिए, साथ साथ हमारे परिवार का भी नाम रोशन होगा। तो ये एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा था और ये एक बहुत मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग फैक्टर था, वो ऑल ऑफ अ सडन इसको धक्का लगेगा, ये हिट करेगा। और 4 साल की जो स्कीम है जिसके आगे अनसर्टेनिटी है, जिसमें बोला जाएगा कि 20% लोगों को हम रिटेन करेंगे और उनको आगे रखा जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए फिर से इस आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो थोड़ा सा डिबेकल है इस स्कीम में, थोड़ा सा। और यंग यूथ के लिए तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन साथ साथ फैमिलीज़ का भी जब बात आती है, जब फैमिली की बात आती है तो इस सवाल का जो दायरा है थोड़ा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि युवा जो होते हैं, जो 17 साल की युवा है, उसको अगर फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो वो सेना की तैयारी में ज़्यादा जोश और जुनून दिखा पाता है। लेकिन जब परिवार से ही इस तरह की फिर डिसअपॉइंटमेंट या डिस्करेजमेंट शुरू हो जाएगी माता पिता की तरफ से या मेंटोर की तरफ से, तो ऐसे युवाओं को जो है ज्यादा निराशा जो है उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैंने रिपीट करी कि एक परिवार
जो हमारा परिवार है वो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारे को सपोर्ट करता है कि जाइए और अपने आप को सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार करिए, देश सेवा के लिए तैयार करिए। तो वही परिवार एक अपने नई जनरेशन को कन्विंस नहीं कर पाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि आपका फ्यूचर सेफ है और आप हमारे नाम रोशन करेंगे। 4 साल की जो सर्विस है जिसके अंदर 6 महीने के लिए तो आप सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल के लिए आप अवेलेबल होंगे। अगर उसके अंदर से आप देखें कि छुट्टियां निकाल दिया जाए तो प्रैक्टिकली 2.5 साल के लिए कोई बच्चा नौकरी करने के लिए आ पाएगा। तो 2.5 साल के लिए नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि कोई भी आदमी या बच्चा चाहेगा कि मैं 2.5 साल के लिए कहीं जाऊं और उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करूं। जी, एक सवाल अनुराग जी मेरे मन में आ रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने सीधा सीधी ये बात कही है कि अभी सेना को प्राइवेट किए जाने की कोशिश की जा रही है, हायर किया जा रहा, ना ही कि रिक्रूट किया जा रहा है। तो सेना की भर्ती पर ये बड़ा सवाल, सेना की छवि को कितना इससे ज्यादा धक्का लगने वाला है? सेना की छवि की हम बात ना करते हुए सेना के ट्रेडिशन की बात करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक सेना के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे बड़ा तो अट्रैक्शन जो है गवर्नमेंट सर्विस का कि हम हर साल 60 से 70,000 रिक्रूटमेंट करते हैं हर साल। तो गवर्नमेंट को वो फैक्टर नजर आया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा सकते हैं, तो यही एक ऐसी जगह है जहां पे सब मॉडिफिकेशन की जरूरत है और कोशिश की जा सकती है। अगर हम गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि हम कोई किसी तरह का पेंशन बिल बचाने की कोशिश करें या किसी तरह का कार्डर कट करने या कार्डर इंक्रीज करने की बात करें। पिछले 20 साल में अगर आप देखा जाए तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आर्म फोर्सेस पे ही हुए हैं, चाहे इसके अंदर इंडक्शन ऑफ लेडी ऑफिसर्स हो या लेडी जवान्स का हो या इसके अंदर डिस्पैरिटी हो, पैरिटीज हो, बहुत सारी चीजें डिस्कस की है वो आर्म फोर्सेस के ऊपर ही की गई है। तो शायद इसके पीछे रीजन एक ये भी हो सकता है कि आर्म फोर्सेस एक ऐसा महकमा है जहां से विरोध नहीं होता है, जहां से आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं मिलता है, जो कहा जाता है वो मान लिया जाता है। तो शायद इसी चीज को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट भी इसके अंदर ही किया है, जबकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट आर्म फोर्सेस की जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस पे करते तो ज्यादा बेहतर होता। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट हो जाता, उसकी प्लस माइनस देखने को मिलती और कोई भी सुधार की जहां भी जरूरत होती है हम सुधार करने के बाद एक मजबूत स्कीम ले जाते आर्म फोर्सेस की तरफ, तो वो ज्यादा बेहतर होता। एक बहुत जी बात पूरी कीजिए जी। ना ठीक है, दैट्स इट। जी अनुराग जी, बहुत बड़ा सवाल आपने कहा है कि जो है सुरक्षा बलों पे जो है अर्धसैनिक बलों पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी स्ट्रेट टॉक में और फौरन लौटती हूँ आपके पास। ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में आपका फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा मामलों के जानकार अनुराग शुक्ला और हम बात कर रहे हैं विरोध का अग्निपथ। क्यों विरोध हो रहा है अग्निपथ को लेकर, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं सीधी बात के जरिए, अनुराग शुक्ला के जरिए। अनुराग जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हर साल 37,000 अग्निवीर जो है रिटायर हो जाएगा, कहीं ये हर साल एक बहुत बड़ी लेबर ब्रिगेड तो नहीं तैयार करने की कोशिश है? क्या देश की जो लेबर कैटेगरी है उसी में इजाफा तो नहीं हो जाएगा? सिर्फ ये चिंता जो है वो हर माँ बाप को है, हर युवा को है। क्या कहेंगे, लेबर ब्रिगेड बन जाएगी अग्निवीर? जी, हम इसको लेबर वर्ड ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि एक रिजर्व फोर्स तैयार हो रही है। एक रिजर्व फोर्स एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है। कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये रिजर्व फोर्स हमारे को फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी और हमारे हर समाज के हर क्षेत्र में हमारी मदद करेगी। डेफिनेटली ये लेबर नहीं है बिकॉज दे आर नॉट लेबर इंसेंटिव, डेफिनेटली इट इज अ स्किल्ड लेबर और एक स्किल्ड मैन पावर है जो कि किसी भी क्षेत्र में, कि समाज के किसी भी क्षेत्र में एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक बहुत अच्छी तरह से योगदान देगी। एक डिसिप्लिन सोल्जर हमेशा जीवन भर डिसिप्लिन रहेगा और उसके पास एक स्किल होगी जो समाज के प्रगति के लिए हमेशा योगदान देती रहेगी। ये किस तरह का स्किल होगा, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब बात आती है कि हम किस रैंक में ये अग्निवीर जो है इनकी ट्रेनिंग हो रही है, अग्निवीर का जो रैंक बताया गया है उन वो आप स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि जब करेंगे कि जब समाज में ये लौटेंगे तो इनका स्किल जो है किस तरह का स्पेसिफिक स्किल होगा और किस तरह की नौकरी मिलेगी? क्योंकि वर्तमान में ये जो सिस्टम है, जो इस कैटेगरी के जो सिपाही हैं, लांस नायक हैं, जब रिटायर होते हैं तो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि उन्हें सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती है या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कोई नौकरी मिलती है, जिसकी ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो इनकम या फिर मंथली पेमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होती, कुछ हज़ार की होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो काडर बाहर आ रहा है वो 15 से 17 साल की सर्विस के बाद रिटायर होके आते हैं।
तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्किल में चूक जाते हैं, अपने आप को स्किल को कैश करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं जाके अपनी आप को साबित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो यंग ब्रिगेड है जो कि 4 साल की सर्विस करके आएगी, इनटेक उनका होता है वो 12th स्टैंडर्ड पे क्वालिफिकेशन मार्क्स पे होता है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि वो साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे और ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। तो एक ग्रेजुएट रिटायर्ड सोल्जर जिसके पास एक डू एंड डाई वाला जज्बा होगा, जो बाहर जाके किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक जज्बा रखता होगा, तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा ओपन है। और जितने भी मल्टीनेशनल सिविल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो भी इन लोगों को हमेशा एब्जॉर्ब करने के लिए उत्सुक रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर एक डिसिप्लिन भर दिया गया है और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक से ट्रेंड सोल्जर होकर निकले बाहर, तो डेफिनेटली दे आर मोर मच बेटर देन 16 से 17 ईयर वाला जो जवान जिसे हम बात करते हैं, नायक और हवलदार की रैंक में निकल के आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा बेटर होंगे। और एक ये यंग ब्लड होगा जो कि ना केवल पढ़ाई लिखाई में भी सक्षम है, लेकिन कोई भी काम करने और नया काम सीखने के लिए भी ये बहुत ही अग्रसर होगा और अच्छा साबित होगा। सो डेफिनेटली वी कैन नॉट कंपेयर कि आज की डेट में निकलने वाले जवानों से इनको नहीं कंपेयर किया जाएगा, और ये बिल्कुल अलग तरह की कैटेगरी है जो कि समाज में एब्जॉर्ब होने के लिए और नई स्किल सीखने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। तो पक्ष में अगर अग्निपथ स्कीम के पक्ष में अगर ये बात कही जाए तो ये हम जोड़ सकते हैं कि ये एक अच्छी बात रहेगी अग्निपथ योजना की। लेकिन एक सवाल मेरा ये है अनुराग जी, आपने कहा है कि साथ साथ ग्रेजुएशन कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, क्या इतना वक्त होगा इन अग्निवीरों के पास कि 4 साल की ट्रेनिंग में सशक्त ट्रेनिंग जो होती है, आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, और उनकी जो दिनचर्या होती है ट्रेनिंग में वो काफ़ी टफ बताया जाता है, डिसिप्लिन बनाने के लिए काफ़ी टफ दिनचर्या से उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में क्या पढ़ने का पूरा मौका इन अग्निवीरों को अपनी सेवा के दौरान मिल पाएगा? सरकार ने पत्रकारिता मोड पे उनको पढ़ाई करने की बात कही है, उन्होंने रेगुलर मोड पे नहीं कही है। तो करस्पॉन्डेंस या पत्रकारिता मोड पे उनको एक डिग्री दी जाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज ने अनाउंस कर दिया गया और सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी इस बात को सपोर्ट किया है। तो एक डिग्री उनके हाथ में होगी, भले ही हो सकता है कि वो रेगुलर कार्डर की तरह पढ़ाई ना करी उन्होंने, देन डेफिनेटली दे विल बी हैविंग अ डिग्री। जी अनुराग जी, ये तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं, जो सुधार है, ये अनाउंसमेंट जो अब जाकर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार घुटने टेक रही है, या फिर उसको पता चल गया है कि ये यूथ है और ये किसान नहीं है जो शांति से बैठकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि ये यूथ है जो सरकारी वाहनों को, सरकारी संपत्ति को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि यूथ का जो एक प्रतीक है वो एक जोश भी माना जाता है, यूथ को जोश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सरकार को एक डर साफ दिखा है कि अगर आपने युवाओं से पंगा लिया तो आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है सत्ता में बने रहने के लिए। अनुराग जी, जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो शायद बहुत सारी चीजों पे गौर नहीं फरमाया गया था, और जैसे जैसे स्कीम को डिटेल्स में डिस्कस किया जा रहा है तो बहुत सारे अमेंडमेंट आते जा रहे हैं। तो एक चीज पता चलता है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है कि इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए था, और डिटेल में बात करने के बाद इंटरेक्ट करना चाहिए था पब्लिक से, तब इसको लागू करना चाहिए था या अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये एक ना विरोध का रूप ले लेगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी और सड़कों पे इतना बवाल होना शुरू हो जाएगा। तो मे भी सरकार ने इस चीज को एंटिसिपेट नहीं किया था, और इसी का नतीजा है कि अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं और अभी भी स्कीम को आकर्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि इन सभी बातों से हम इन सभी सवालों पर जिस तरह के जवाब या फिर जिस तरह से हम इन स्थिति को समझने की कोशिश करें इन मुद्दों पर, ये लग रहा है कि ये एक किसी दबाव में, या फिर कि रोजगार की जो स्थिति देश में थी, बेरोजगारी की स्थिति जो देश में थी, उसके लिए जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया कि रोजगार 10 लाख दिया जाएगा 1.5 सालों में, फिर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 46,000 की अग्निवीर की तरफ से भर्ती की जाएगी अग्निपथ योजना के तहत, प्रेशर में लेकर आ गए ये अग्निपथ योजना, जबकि इस पे अभी बहुत काम किया जाना बाकी था। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्शन गलत हो गया है। सरकार ने अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर डिफाइन किया था कि हम पूरे साल में कुछ परसेंट फिगर बताया था उन्होंने, शायद 10 लाख के आसपास की 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे। तो इस तरह के प्रॉमिसेस करना गलत बात है, क्योंकि 10 लाख नौकरियां जनरेट करना आज के सिस्टम में, जबकि कंप्यूटर्स आ गए हैं और हाईटेक सिस्टम अडॉप्ट हो रहे हैं, ई सिटीज आ रही हैं, तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं रहा है। तो सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए सबसे जो इजीएस्ट ऑप्शन चुना है वो आर्म फोर्सेस को चुना है, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि हर साल लगभग 60 से 70 हजार
नौकरियां अवेलेबल हैं, तो उन्होंने उसको रिसाइकल करने की कोशिश की है कि जितना ज्यादा उसको रिसाइकल करेंगे तो उतना उनका पॉलिटिकल फिगर बनेगा। जो उन्होंने पॉलिटिकली प्रॉमिस किया हुआ है कि 10 लाख नौकरियां देने का, तो शायद उस क्षेत्र में एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था जिसके अंदर एक स्कीम बनाई गई और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की बात कही गई और कोशिश की है कि उसी पर्टिकुलर साइकिल को रिपीट किया जाए। तो एक जल्दबाजी में डिस्कस की गई एक स्कीम उन्होंने अनाउंस कर दी गई है। शायद उसके ऊपर और ज्यादा विचार करने की जरूरत थी और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत थी और शायद फीडबैक लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इंटरेक्ट करना उन लोगों से जो कि एक्चुअली में इंस्पायर्ड होके इस स्कीम को ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जल्दबाजी में डिस्कस की गई और लागू की गई स्कीम है, जिसी के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग 17 अमेंडमेंट लास्ट अनाउंसमेंट्स के बाद लगभग 17 अनाउंसमेंट अलग आ चुकी हैं और अमेंडमेंट आती जा रही है। तो एक तरह से अभी भी स्कीम डिस्कशन मोड में ही दिखाई पड़ रही है और एक प्रेशर देखा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसको इस स्कीम को लागू करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या होता है क्या नहीं। इसी तरह आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी। तो एक जल्दबाजी में किया गया फैसला और इसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली अगर ये फीडबैक लिया होता और ज्यादा इंटरेक्शन किया होता तो ये स्कीम ज्यादा अच्छी और सुनहरी होती। तो बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल एम को पूरा करने के लिए किस तरह से सेना के साथ जो है इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक ब्रेक लेना पड़ा अनुराग जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में और आपसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये पॉलिटिकल प्रेशर दिख रहा है रक्षा हमारे सैन्य विभागों पर, प्रारूपों पर, और जानेंगे दोबारा आपसे कि कुछ सवाल अभी भी युवाओं के मन में हैं। बातचीत करेंगे अनुराग शुक्ला से जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं आपका स्ट्रेट टॉक में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा मामलों के एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला जी। अनुराग जी, फिर से स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जल्दबाजी में, क्या प्रेशर रोजगार सृजित करने के, रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश में तो कहीं ये जल्दबाजी नहीं की गई है सेना के नौकरियों के साथ। किसान आंदोलन की बात करूंगी, जिस तरह से यहाँ पर भी केंद्र ने कानून लाया और काफ़ी एजिटेशन हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, साल भर चला क्योंकि शांति प्रदर्शन था, इसका असर सीधे सीधे सरकार पर नहीं हो रहा था और काफ़ी बातचीत का एक लंबा दौर चला। उसके बाद जाकर जो है किसानों की मांग मान ली गई, लेकिन युवाओं ने जब जोश दिखाया और अपनी मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए, कई जगह उन्हें ये भी कहा गया कि वो गलत कर रहे हैं और गलत किया भी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना यकीनन एक गलत जो है एक्शन कहा जाएगा। ऐसे में सरकार पर क्या जो जिस तरह से रिएक्शन देखा जा सकता है सरकार का, केंद्र का, कि क्या वो सिर्फ गुस्से की जो भाषा है वो समझ पाती है और शांति और बातचीत की भाषा उसे देर से समझ आती है? अनुराग जी, तो लगता है कि अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम स्टेट टॉक में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार जिस तरह से हिंसक प्रदर्शनों के ऊपर इसका रिएक्शन आया है, साथ ही साथ सेना का भी जो रिएक्शन आया है कि रोल बैक नहीं होगा अग्निपथ योजना और नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि अब नोटिफिकेशन हो गया और भर्ती जो है वो शुरू कर दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि कार्य प्रणाली, कार्यशैली जो है केंद्र सरकार की वो किस तरह की है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला जी। अनुराग जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त किसानों ने शांति के साथ धरने प्रदर्शन किए थे, बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की थी, अपनी मांग को मनवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मामला अलग है। यहाँ पर युवाओं में जोश काफ़ी है, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आपको अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे। ये क्या दर्शाता है कि जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ इसी तरह के भाषा को समझ पाती है? अगर शांति प्रदर्शन कर रहे होते तो शायद ये सुधार या फिर ये जो बदलाव अग्निपथ योजना में ऐड किए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं, वो जल्दी नहीं आते। अनुराग, थोड़ा ऑडियो कट क्या था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मेरा सवाल अनुराग जी आपसे ये है कि हमने किसान आंदोलन के समय देखा था कि केंद्र ने नियम लागू कर दिए, कानून ले आए, किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, 1 साल तक प्रदर्शन चला है और बातचीत का लंबा दौर चला, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार नहीं मान रही थी। युवाओं ने कुछ दिन में ही ये जो प्रदर्शन किया है उसने सरकार को मजबूर कर दिया कि आप बदलाव लाइए। क्या सरकार की कार्यशैली इस तरफ से इशारा कर रही है कि युवाओं की भाषा उसको ज़्यादा समझ में आई, किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, उस पर देर से रिएक्शन कर रही थी वो?
बिल्कुल, ये एक इशारा करता है कि किसी ज्यादा डिटेल में डिस्कस ना की हुई स्कीम को चलाने की कोशिश की गई है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है सरकार की। अगर हम सीरियसनेस को देखें तो आर्मी का इस समय जो आर्मी का या आर्म फोर्सेज का सबसे टॉप पोस्ट है, सीडीएस जिसे बोलते हैं, पिछले 7 महीने से खाली पड़ा हुआ है, उन पे कोई रिक्रूटमेंट करने की कोशिश नहीं की गई है। तो सरकार का एटीट्यूड इस तरह से नजर आता है कि वो कितने सीरियस हैं अपने आर्म फोर्सेज और अपने सिक्योरिटी को लेके। बाकी डेफिनेटली ये जो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और एक हमारा बना बनाया जो रेजिमेंटल सिस्टम है आर्मी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और एक कंसोलिडेट फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो उसको किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, जो कि ऐसा देश का नहीं है। जीडीपी हमारा काफी स्ट्रांग है, पिछले 7-10 साल से हमारा इकोनॉमी हमेशा अच्छी बढ़ती जा रही है। तो इस सिचुएशन में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था और हो सकता है कि इस स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत थी, जिससे कि एब्जॉर्प्शन लेवल किसी और डिपार्टमेंट में ले जाते और इस कार्डर को, जिसको आप पेंशन ना देने की बात कह रहे हैं, उसको आप किसी अच्छी तरह से यूज कर सकते थे। तो डेफिनेटली ये स्कीम एक हाफ कुक्ड स्कीम मैं बोलूंगा कि कोशिश की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की, और नाउ उसको जस्टिफाई करने के लिए बार बार अमेंडमेंट की जा रही है। सरकार एक तरह से चाहती है कि किसी भी तरह से सिंस अनाउंसमेंट हो गई है तो इसको वापस नहीं ले सकते, अब इसको इम्प्लीमेंट करके ही देंगे। और वही सेम चीज हुआ जो कि किसान आंदोलन के समय देखा गया था, लोगों को समझा नहीं पाए थे अपने बातों को और फाइनली एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ और एक पॉलिटिकल क्लाइमेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो सरकार अपनी स्कीम को चलाते समय पॉलिटिक्स में पड़ जाती है, अच्छी स्कीम भी इसी तरह खराब हो जाती है। तो सरकार को चाहिए था कि शायद हर तबके से फीडबैक लेना था, इस स्कीम को पहले डिस्कस करना था सिस्टम में, फीडबैक लेने के बाद इसको इंप्लीमेंट करते तो एक ज्यादा बेहतर स्कीम होती और ज्यादा एक्सेप्टेबल लेवल होता पूरा सोसाइटी के अंदर भी और आर्म फोर्सेस के अंदर भी। जी अनुराग जी, एक बात सेना ने साफ की है कि पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी, जो युवा हैं अग्निपथ स्कीम के जरिए जो है रिक्रूट होना चाहते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर उन्होंने जो है एक सीधा सीधा तल्ख लफ्ज़ों में कहा है कि इस तरह के किसी भी युवा को रिक्रूट नहीं किया जाएगा अग्निपथ स्कीम के जरिए जो कि प्रदर्शन में शामिल रहे हों। कितना बड़ा झटका है ऐसे युवाओं को जो हताशा में आकर, जो निराशा में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने आग नहीं लगाई हो लेकिन वो भीड़ का हिस्सा रहे हों, क्योंकि वो भी अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे। ऐसे युवाओं की एक तादाद आप भी मानेंगे कि बहुत बड़ी तादाद होगी देश में, क्या कहेंगे? एक बड़ा झटका है, सेना को इस पे दोबारा सोचना चाहिए। डेफिनेटली एक बड़ा झटका है, लेकिन इसके बावजूद हम ये बताना भी चाहेंगे कि अभी तक कोई भी भर्ती होती है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन सच में होती है और पुलिस वेरिफिकेशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसको हम अपने आर्म्ड फोर्सेज में एडमिट नहीं कर सकते। और ये बहुत देश का सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और किसी भी तरह से हम इसको डिलाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो एजिटेशन देखने को मिला शायद उन लोगों के, उन छात्रों का है जिन्होंने पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी ओवर एज हो चुका है और उनको ऑलरेडी पता है कि हम शायद अब सेलेक्ट नहीं हो सकते इस स्कीम के जरिए और ना ही रेगुलर रिक्रूटमेंट के जरिए। तो शायद एक बहुत बड़ा तकबा है स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया और वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते, वो आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। तो शायद वो लोग अपने आप से आइसोलेटेड हैं। लेकिन डेफिनेटली जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी समझते हैं कि डिसिप्लिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने इस तरह की किसी विरोध में, एजिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। एक मेरा आखिरी सवाल अनुराग जी आपसे, वक्त बहुत कम है तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटे से में इसका जवाब दें कि सेना ने कहा है कि 1989 में अग्निपथ को है जो है इस पर चर्चा हुई थी, इसको ड्राफ्ट किया गया था। 1989 से 2022 तक का सफ़र, सुधार क्यों नहीं हो पाया और इस शक्ल में हम अग्निपथ योजना पर क्यों बातचीत कर रहे हैं कि अमेंडमेंट्स देखने पड़ रहे हैं? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि 1989 में इसका डिस्कशन हुआ था। तो डेफिनेटली अगर 30 साल तक इसको डिले किया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। डिस्कशन की आधी बातें हमें नहीं बताई गई, लेकिन ये एक्सेप्टेंस लेवल पे उस समय शायद उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया होगा फॉर सम रीजन, एंड वो रीजन हमें उजागर करने की जरूरत है कि क्या ऐसे डिस्कशन पॉइंट थे जिसकी वजह से 30 साल के लिए इसको पोस्टपोन किया गया और आज तक अब जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। जी, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है जब अच्छी नीयत से कोई योजना लाई जाती है और उसे इस तरह से राजनीति का रंग दे दिया जाता है। विपक्ष क्या आपको लगता है कि इतना पावरफुल है कंट्री में कि वो इतनी तादाद में, इतनी बड़े पैमाने पर युवाओं को भड़का सकता है? एक अलग सा सवाल है आपके लिए। नहीं, डेफिनेटली स्कीम में कुछ कमियां हैं और एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करना या एनवायरनमेंट को ब्लेम करना।
विपक्ष की स्थिति क्या है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्कीम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी सुधार लाने की सच में जरूरत है। तो सरकार को और आर्मी पे को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रेदर देन ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपसे हमने जानने की कोशिश की कि तमाम सवाल जो युवाओं के मन में है अग्निपथ योजना को लेकर, उनके जवाब क्या हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप देखिए स्टेट टॉक में हमने किन किन सवालों पर अनुराग जी से जवाब तलाशने की कोशिश की, उनके साथ चर्चा में ये कोशिश की है कि इन सवालों के जवाब क्या है, इनका समाधान क्या होगा, क्या अग्निपथ योजना में सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं या फिर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, अगर ये लागू कर दिया जाएगा तो किन शर्तों के साथ या फिर किन बदलावों के साथ इसे लागू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी अनुराग जी आपका एक बार फिर से स्टेट टॉक में जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो फिलहाल आज के लिए स्टेट टॉक में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ और अपने सवालों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे सीधी बात में स्टेट टॉक में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।